किसानवाड़ी सुनने वाले हमारे सभी किसान भाइयों और बहनों को राम राम नमस्कार। अभी हम अगर देखें तो अभी गर्मी का मौसम चल रहा है। गर्मी अपने प्रचंड रूप को लिए हुए है और ऐसे में जो हमारे किसान भाई हैं, या तो उनके खेत खाली पड़े हुए होंगे, अभी वो खरीफ की तैयारी में होंगे, या जो हमारे कुछ किसान भाई हैं पोषक तत्व प्रदान करने के लिए उसमें कुछ मूंग वगैरह जैसी फसलें हैं उसको भी लगाकर रखे हुए होंगे। सबसे जरूरी बात यह है कि जो खरीफ की जो फसल है लेने से पहले उसके अलावा जो है इसमें खेतों में जो है पोषक तत्व की जो मात्रा है वो अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि लगातार फसल लेने से जो हमारी मिट्टी है वो भी कमजोर होती जाती है। तो हमारी मिट्टी में कौन से तत्व हैं, जैसे हम अगर बीमार पड़ते हैं और टेस्ट कराते हैं तो हमको पता चल जाता है कि हमें कौन से तत्वों की कमी है। ऐसे ही मिट्टी में भी पोषक तत्वों का प्रबंधन होना बेहद आवश्यक है। तो आज इसी बात पर हम चर्चा करेंगे और विषय है समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन। और हमारे स्टूडियो में अभी आ चुके हैं कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल से वैज्ञानिक महोदय डॉक्टर बी के प्रजापति जी। आइए उनसे जानकारी लेते हैं, इस विषय में विस्तार से जानते हैं। डॉक्टर साहब, आपका आकाशवाणी शहडोल में बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार सभी किसान भाइयों, मैं आपको यह बताना चाहूंगा क्योंकि पौधों के विकास के लिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है जी। जैसा कि मैं आपको बताऊं, ये 17 पोषक तत्व होते कौन कौन से हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर जी। ये जो है बृहद पोषक तत्वों के अंतर्गत आते हैं, मतलब पौधे को इनकी ज्यादा आवश्यकता होती है। इसके अलावा 8 पोषक तत्व जो है, जैसे आयरन, जिंक, कॉपर, मैग्नीज, मॉलिब्डेनम, निकिल और क्लोरीन, ये जो है 8 जो है सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं, मतलब ये पौधों की कम आवश्यकता होती है। तो आप देखेंगे ये 17 पोषक तत्व जो होते हैं पौधों के वृद्धि एवं विकास के लिए आवश्यक होते हैं। इन किसी भी एक पोषक तत्व की कमी होने पर पौधा जो है या फसलें जो होते हैं अपने जीवन यापन को पूर्ण नहीं कर सकते हैं, और इन पोषक तत्वों की कमी जो होती है उसको हम दूसरे पोषक तत्व से पूर्ण नहीं कर सकते हैं। तो मतलब ये 17 पोषक तत्व जो है बहुत ही जरूरी है। देश के विदेश के चाहे कहीं भी पौधा या फसलें उग रही हैं उनको 17 पोषक तत्व चाहिए। अब जो है यह 17 पोषक तत्व जो होते हैं पौधे जो है मिट्टी से ग्रहण करते हैं। अगर मिट्टी में यह 17 पोषक तत्वों की अगर कमी होती है तो फसलों से जो भी उत्पादकता प्राप्त होगी तो हम उसको अगर खाएंगे तो इंसानों में भी जानवरों में भी इन पोषक तत्वों की कमी हो जाएगी। तो आप देखेंगे दिन प्रतिदिन जो है हमारी मिट्टी जो है कमजोर होते हुए जा रही है, और इंसानों में भी पशु पक्षियों में भी विभिन्न प्रकार के नए नए बीमारियां आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यही एक सबसे बड़ा कारण है कि मिट्टी हमारी कमजोर होती है। जैसे मैं आपको एक उदाहरण के रूप में दूं तो 1950 में हमारे देश में केवल नाइट्रोजन की कमी थी। आज की डेट पे जो है हमारे देश की मिट्टी में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, सल्फर की 41% कमी हो चुकी है हमारे देश की मिट्टी में। इसी प्रकार से जो है जिंक की जो है 39 से 49% मिट्टी जो है हमारे देश की जहां पर जिंक की कमी हो गई है। इसी प्रकार से जो है बोरान की 33% कमी चल रही है हमारे देश में। आयरन की जो है वो 13% कमी हो रही है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन की समस्याएं निरंतर जो है एनीमिया जैसी समस्याएं देखने को मिल रही है हमारे देश में। इसी प्रकार से जो है मैग्नीज है, मॉलिब्डेनम है, कॉपर जैसे ये सूक्ष्म पोषक तत्व भी निरंतर जो है मिट्टी में कम होते जा रहे हैं। तो अब हमें ये समझना है कि इस पोषक तत्वों की पूर्ति के लिए जो है हम क्या क्या स्रोतों का उपयोग कर सकते हैं। अभी किसान भाई क्या करते हैं, केवल जो है यूरिया और डीएपी के पीछे भागते हैं। मतलब इसमें यूरिया में जो है केवल नाइट्रोजन पाया जाता है 46% होता है, और जो है डीएपी में 18 और 46 मतलब नाइट्रोजन और फास्फोरस होता है। मतलब किसान अभी केवल 2 पोषक तत्वों को मिट्टी में दे रहा है, लेकिन पौधे को चाहिए 17 पोषक तत्वों की आवश्यकता। तो अब समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन से तात्पर्य यह है कि मिट्टी की जो है उर्वरकता शक्ति को बढ़ाना या बनाए रखने के लिए जो है पोषक तत्वों की विभिन्न स्रोतों का उपयोग करना। जैसे आपकी जैविक खाद हो गई, जैविक खाद के अंतर्गत हम आगे भी विस्तार से परिचर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत नाडेप होता है, केचुआ खाद होती है, और आपकी जो कोयमटूर खाद होती है, इनरिच खादें होती हैं। इसके अलावा हरी खाद पे भी हम विस्तार से बात करेंगे। जैव उर्वरक होते हैं और जो है फिर उसके बाद लास्ट में नैनो, इस समय नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, कॉपर आ गया है, इनका भी हमें उपयोग करना है। लास्ट में हमें जो है रासायनिक खादों की ओर जाना है। तो इसको हमें विवेक पूर्वक और संयुक्त रूप से हमें उपयोग करना है।
तो ये जो है इसके फायदे, जैसे मैं आपको बता दूं इसके लाभ क्या क्या होंगे। तो जैसा आपको बताया कि अगर किसान लगातार रासायनिक खादों का उपयोग करता है तो मिट्टी में जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, मिट्टी हमारी कठोर हो जाती है। अगर हम उसकी जगह समन्वित पोषक तत्वों का उपयोग करते हैं तो मिट्टी की जो पानी की होल्डिंग मतलब जल धारण क्षमता जो है निरंतर बढ़ती रहती है। कई बार हमारे जैसे शहडोल जिले की मिट्टी हल्की है, तो अगर आप समन्वित पोषक तत्व या हरी खाद या जैविक खाद का उपयोग अगर आप करते हैं तो मिट्टी जो होगी उसमें जीवाश्म कार्बन की मात्रा बढ़ेगी, तो जो वायु संचार है वह भी अच्छा होगा, सूक्ष्म जीवों की संख्या ज्यादा रहेगी, पौधों की जड़ों का अच्छा विकास होगा, तापमान नियंत्रण होगा। तो ये जो भौतिक गुण कहलाते हैं। इसी प्रकार से मैं रासायनिक गुणों की बात करूं तो क्या होता है, कई बार जब आप किसान सुपर या डीएपी डालता है तो मिट्टी में अम्लीयता या क्षारीयता के आधार पर मिट्टी में फिक्स हो जाता है, वो पौधे को नहीं मिल पाता है। तो अगर हम ये जीवाश्म जैविक खाद या हम जैव उर्वरक का उपयोग करते हैं तो ये जो फिक्स्ड मिट्टी में पोषक तत्व उनको घोलने का कार्य करते हैं और पौधे को उपलब्ध कराते हैं। इसके अलावा कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी होती है उसको बढ़ाने का कार्य करता है। जो क्षारीयता मिट्टी में होती है तो उसको भी कम करने का कार्य करता है। इसी प्रकार से अगर हम जैविक फायदे हम आपको बताएं तो जैविक फायदों के अंतर्गत जो होता है, जैसे आप केचुए की संख्या बढ़ना, जो हमारे लिए फायदेमंद सूक्ष्म जीव होते हैं जैसे एजिटोबैक्टर, राइजोबियम, इनकी संख्या में वृद्धि निरंतर होते रहना। इसके अलावा जो है पौधे को जो है पोषक तत्व जो है समय पर उपलब्ध कराना, पौधे को जल धारण और जल की उपलब्धता बढ़ाना, खनिज तत्व उपलब्ध कराना, पौधों को बीमारियों से लड़ने में जो है सहयोग करना। तो यह मुख्य रूप से जो है समन्वित पोषक तत्व अगर हम प्रबंधन करते तो यह जो है पौधे को फायदे होंगे। उसके अलावा जो है मिट्टी भी हमारे निरंतर रूप से सुधार होता रहेगा। तो अगर आप देखेंगे तो जैविक खाद के मुख्य रूप से घटक होते हैं। घटक मतलब आप किन किन स्रोतों से जो है पौधे को पोषक तत्व दे सकते हैं। तो एक तो तरीका ये हो गया कि जैसे आप जो है हरी खाद का उपयोग करना, जिसको हम आगे विस्तार से भी बातचीत करेंगे। उसके अलावा जैविक खाद का उपयोग करना, जैव उर्वरक जो होते हैं, सूक्ष्म जीव जो होते हैं, इस पर भी हम विस्तार से बात करेंगे। आप इसका उपयोग करिए। नैनो के जो इस समय उर्वरक आ रहे हैं, नैनो यूरिया, नैनो डीएपी, नैनो जिंक, कॉपर, आप इनका उपयोग करिए। इसके अलावा जो है लास्ट में जो है रासायनिक उर्वरकों का उपयोग करना है। तो ये मुख्य रूप से घटक होते हैं जिनके माध्यम से हम पौधे को पोषक तत्व उपलब्ध करा सकते हैं। जी किसान भाइयों और बहनों, समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन पर जानकारी आप आगे भी सुनेंगे, लेकिन पहले सुनते हैं ये बघेली लोकगीत। हम कह आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कह आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कह आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हमरे तन मन माँ बस जा तू, हमरे तन मन माँ बस जा तू। सावरिया गिरधारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम काहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। गोकुल ढूंढन मथुरा ढूंढन, गोकुल ढूंढन, गोकुल ढूंढन, मथुरा ढूंढन, ढूंढन तीरथ सारी। सुना मन मोहन मुरारी। हम कह आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हम कह आस तुम्हारी, सुना मन मोहन मुरारी। हमका तोहरई भरोसा भारी, हमका तोहरई भरोसा भारी। दर्शन दई दे
श्याम मुरारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। तोहरे बिना को जग मन अपना, तोहरे बिना हाँ तोहरे बिना को जग मन अपना। झूठै जग मां झूठै सपना, झूठै जग का झूठै सपना। झूठै जग का झूठा सपना। देखन तीरथ सारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। गोकुल ढूंढन मथुरा ढूंढन, गोकुल ढूंढन मथुरा ढूंढन। ढूंढन दुनिया सारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। हम कहे आस तुम्हारी सुना मन मोहन मुरारी। सुना मन मोहन मुरारी सुना मन मोहन मुरारी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, जैसे आपने कहा कि 1950 से जो है लगातार देखा जाए तो हमारी जो मिट्टी है, हमारे जो खेत हैं, उसमें पोषक तत्वों की कमी आई है। पहले ज्यादा बेहतर थी। पहले तो इतने ज्यादा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग नहीं होता था, लेकिन जैसे ये सोचा जा सकता है कि कोई व्यक्ति जो है लगातार इलाज कराते जा रहा है, उसको आवश्यकता नहीं है, जबरदस्ती दवाई लेते जा रहा है, तो हो सकता है कि बीमार वो पड़ जाता है और उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो भी सामने आ रहे हैं। तो क्या हमारी मिट्टी में भी ऐसे ही कोई बात हो गई है? हमारे जो किसान भाई हैं, हमारे किसान बहनें हैं, ये लगातार ये जो रासायनिक उर्वरकों का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके कारण ऐसी समस्या हुई होगी? हाँ जी बिल्कुल। जैसे जब हरित क्रांति 1966 में हुई, उसके पूर्व जो है हमारे कृषकों के द्वारा जो है दलहनी फसलों का उपयोग किया जाता था। मोटे अनाज जिसको हम लोग कोदो, कुटकी, रागी, सावा, ज्वार, बाजरे की खेती करते थे, इनको कम पोषक तत्वों की आवश्यकता होती थी। हमारी जनसंख्या कम थी तो हमारी आवश्यकताएं भी कम थी, तो वहां पर जो है हम लोग जैविक या परंपरागत खेती का उपयोग किया करते थे। जानवरों की संख्या बहुत थी। जैसे ही हरित क्रांति आई तो सभी के सभी किसान जो हैं वो रासायनिक खाद की ओर परिवर्तित हो गए। हाँ। हमारी जनसंख्या भी निरंतर बढ़ती चली गई। तो किसानों ने देखा कि जब हम रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हैं तो हमारे गेहूं और जो धान है उसकी उत्पादकता बहुत तेजी से बढ़ गई। अच्छा। तो उनको यह फायदा नजर आया। तो किसानों ने क्या किया, समन्वित पोषक तत्वों की बजाय उन्होंने केवल यूरिया, डीएपी, पोटास की ओर जो है ध्यान केंद्रित करके केवल इन चीजों का ही केवल उपयोग करने लगे, जिसके कारण जो है हमारी मिट्टी जो है कमजोर हो गई और उनमें निरंतर जो है पोषक तत्वों की कमी होते जा रही है। और यह भी हमारे शहडोल जिले की अगर मैं बात करूं तो हमारे शहडोल जिले की मिट्टी में नाइट्रोजन की पूर्ण रूप से कमी है, फास्फोरस मध्यम रेंज में है, पोटास अधिकतम है, सल्फर की कमी है, आयरन की कमी है और जिंक की कमी है। तो आप देखेंगे हमारे यहाँ जो भी अनाज उत्पन्न होती है तो अगर उनसे जो उत्पादन प्राप्त होगा उसमें भी इन पोषक तत्वों की कमी होगी और जब हम उसको खाएंगे तो हमें भी जो है विभिन्न प्रकार से उससे संबंधित होने वाली जो बीमारियां देखने को आपको मिलेंगी। बहुत अच्छा। और अब जो है हम बढ़ते हैं जो ये समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के जो लाभ हैं इसके विषय में जो है जानते हैं। जैसा कि लाभ मैं आपको बताया कि इससे जो भौतिक, रासायनिक और जैविक तीनों तरीके का मिट्टी में सुधार होता है। भौतिक गुणों के अंतर्गत जैसे आपकी मिट्टी की जो है पानी की जो जल धारण क्षमता जिसको बोलते हैं वह बढ़ेगी, हवा का संचार अच्छा होगा। उसके अलावा मिट्टी में जो है
पौधों की जड़ों का विकास अच्छा होगा, तापमान का नियंत्रण बहुत अच्छे तरीके से होगा। रासायनिक गुणों के अंतर्गत हम आप बात करें तो जो है मिट्टी में जो विभिन्न प्रकार के पोषक तत्व है, अगर समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन अपनाते हैं तो पौधे को 17 तरीके के पोषक तत्व जो है आवश्यकता अनुसार उसको मिलता रहेगा। इसके अलावा जो है आपको देखें कैटायन एक्सचेंज कैपेसिटी बढ़ती जाएगी और जो क्षारीय मिट्टी होती है उसकी क्षारीयता भी जो है निरंतर कम होती जाएगी। और जैविक के अंतर्गत अगर मैं बताऊं तो जैसे हमारी मिट्टी को जीवित माना गया है, मतलब उसमें विभिन्न प्रकार के सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं, तो उसमें कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी, क्योंकि सूक्ष्म जीव जो होता है उसका भोजन जो होता है जीवाश्म कार्बन होता है, ऑर्गेनिक मैटर होता है। अगर वह मिट्टी में नहीं होगा तो हमारी मिट्टी जो है मृत हो जाएगी, तो कार्बन की मात्रा भी बढ़ेगी। इसके अलावा जो होता है जो मिट्टी में फिक्स्ड जो फास्फोरस के फर्टिलाइजर्स है या अन्य फर्टिलाइजर उसको घोलने का काम ये जीवाणु करते हैं और वो पौधे को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है केंचुए की संख्या बढ़ेगी, तो आप देखेंगे इसके अनेक और अनेक फायदे आपको समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। सारे फायदे एक दूसरे से लिंक है, जुड़े हुए हैं। जी जी बिल्कुल जी। अब बढ़ते हैं जैव उर्वरकों की ओर, जो बायो फर्टिलाइजर जिन्हें कहा जाता है, के विषय में जानते हैं। देखिए, जैव उर्वरक जो होते हैं यह जो है सूक्ष्म जीवों का लाभदायक जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनका एक कल्चर होता है, और यह जो होते पौधे के विकास के लिए जो पोषक तत्व होते हैं उनको पौधे को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसके साथ साथ जो है यह जो है पर्यावरण को संरक्षित करते हैं और न्यूनतम लागत के होते हैं ये। और इसके फायदे जैसे मैं आपको बताऊं, ये उत्पादकता जो है किसी फसलों की 15 से 20% उत्पादकता यह बढ़ा देने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो होते हैं पौधे को बीमारियों से या विषम परिस्थितियां में जैसे पानी कम गिरा तो सूखे में लड़ने की क्षमता उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है ये वातावरणीय जो नाइट्रोजन होता है मिट्टी में जो है 20 केजी से लेकर 200 केजी तक फिक्स्ड करने का, मतलब स्थिरीकरण करने की में क्षमता होती है। इसी प्रकार फास्फोरस और पोटास की 15 किलो मात्रा जो है घुलनशील उपलब्ध कराने का कार्य भी जो है ये जैविक उर्वरक जो होते हैं जिसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं वह कार्य करते हैं। इसके अलावा जो है विभिन्न प्रकार के जो हमारे हार्मोन्स होते हैं जैसे इंडोलेस्टिक एसिड होता है, जिबरलिक एसिड होते हैं, ऑक्सीजन होता है, यह भी पौधे को उपलब्ध कराते हैं जिससे पौधे का क्लोरोफिल निर्माण बहुत तेजी से होगा, पौधा हरा हो जाएगा। तो आप देखें जैव उर्वरक के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के जैव उर्वरक होते हैं, दलहनी फसल के लिए अलग होते हैं, अनाजीय फसल के लिए अलग अलग होते हैं। जैसा मैं आपको उदाहरण के रूप में बताऊं तो एक राइजोबियम होता है जो दलहनी फसलों में मुख्य रूप से आपको देखने को मिलता है। जैसे आप अरहर हुई, मूंग, उड़द, मूंगफली, सोयाबीन, चना, मटर के पौधे को आप कभी भी उखाड़ते हैं तो आप उनकी जड़ों में आप देखेंगे छोटी छोटी गांठें होती हैं, और गांठों को जब आप फोड़ेंगे तो उस गांठों में जो होता है आपको पिंक कलर का, मतलब गुलाबी या लाल रंग आपको देखने को मिलेगा। तो वह जो जीवाणु उसमें होते हैं वो वातावरण के नाइट्रोजन को जो है मिट्टी में फिक्स्ड करते हैं, मतलब स्थिरीकरण करते हैं, जिससे पौधे को वह उपलब्ध होता है। इसलिए किसान भाई आप देखे होंगे कि जो दलहनी फसलें होती है उनको यूरिया की मात्रा, डीएपी की मात्रा कम आवश्यकता होती है। इसके अलावा जो होता है एजिटोबैक्टर होता है, एक ये फ्री बैक्टीरिया होता है, मतलब मिट्टी में जो पौधे की जड़ें होती है उसके चारों तरफ ये स्वतंत्र रूप से रहते हैं, और ये वातावरण की जो नाइट्रोजन होती है उसकी जो है 15 से 25 किलो नाइट्रोजन को मिट्टी में फिक्स्ड करने का, मतलब स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। उसके अलावा जो होता है इसमें इंडोलेस्टिक एसिड होते हैं, जिबरलिक एसिड होता है, ऑक्सीजन होता है, यह भी जो है सिक्रीशन मतलब स्त्राव करने का कार्य करते हैं। तो यह पौधे को उपलब्ध होता है, पौधे की बढ़वार और वृद्धि अच्छी होती है। इसके अलावा यह गैर दलहनी फसलों में इसका उपयोग किया जाता है। जैसा गैर दलहनी फसल का मतलब ये होता है जैसे आप सरसों की फसल हो गई, कपास हो गया, गेहूं की फसल हो गई, धान की फसलें हो गई, सीधी धान की बुआई जब हम करते हैं आप उसमें उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा सब्जी की जितनी भी फसलें होती सब में जो है आप एजिटोबैक्टर का उपयोग कर सकते हैं। इसी प्रकार से एक होता है एजोस्पाइरिलम, यह भी जो होता है स्वतंत्र रूप से पौधों की जड़ों के चारों तरफ पाया जाता है, और यह भी जो है 15 से 25 केजी नाइट्रोजन जो होता है वायुमंडल की उसको भूमि में स्थिरीकरण करने की क्षमता होती है। यह भी जो है हार्मोन्स और वाइटामिन्स जो होते हैं, विटामिन जिसको बोला जाता है, उसका जो है स्त्राव करते हैं और पौधे की वृद्धि और विकास बहुत अच्छे तरीके से होता है। इसी प्रकार से गन्ने की फसल के लिए भी जो होता है एसिटोबैक्टर होता है, यह बैक्टीरिया जो होता है 15 से 20 केजी नाइट्रोजन जो होता है स्थिरीकरण करने का कार्य जो होता है गन्ने की फसल के लिए यह करता है। इसी प्रकार धान की फसल के लिए एक होता है ब्लू ग्रीन एल्गाई जिसको नील हरित शैवाल बोला जाता है। ये किसान भाइयों उन किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है जो मुख्य रूप से धान की खेती अभी खरीफ के मौसम में करना चाहते हैं, और यह जो है वातावरण की जो है 25 से 30 केजी जो है नाइट्रोजन को जो है स्थिरीकरण करने का कार्य करता है,
और धान में उत्पादकता जो है 20% बढ़ा देता है। तो आप देखेंगे जब वो वातावरण की नाइट्रोजन फिक्स्ड होगी तो धान की फसल को जो है नाइट्रोजन जो यूरिया के माध्यम से आप देते हो उसकी मात्रा की कमी आ जाएगी। इसके अलावा जो है इंडोल एस्टिक एसिड, ऑक्सिन और जिबर्लिक एसिड का भी ये स्त्राव करते हैं। इसका उपयोग करने का मैं तरीका आपको बता दूं, जो ब्लू ग्रीन एल्गाई, नील हरित शैवाल जिसको बोला जाता है, इसका उपयोग जो होता है धान की रोपाई के 7 दिनों के बाद और खेत में 8 से 10 सेंटीमीटर पानी जो होता है स्थिर होना चाहिए और 8 से 10 केजी मात्रा प्रति हेक्टेयर जो है इसका आप उपयोग करते हैं तो ये बहुत ही कारगर आपको साबित होगा। और अगला जो है मैं एजोला के बारे में बात बताना चाहूंगा। एजोला भी एक तरीके का शैवाल होता है जिसकी निचली पत्तियों की निचली सतह में जो है बैक्टीरिया होते हैं जो वातावरण के जो नाइट्रोजन होती है उसको फिक्स्ड करने का कार्य करते हैं। यह भी जो है 25 से 23 केजी नाइट्रोजन जो है स्थिरीकरण करने का कार्य करते हैं। और जो होता है पौधे को जो है उत्पादकता जो है 30% धान की उत्पादकता यह वृद्धि कर देता है। और यह जो जिन भी किसान भाइयों को जो एजोला चाहिए वो कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल में आकर संपर्क करके जो है वह प्राप्त कर सकता है। और इसके अलावा एक माइकोराइजा होता है। माइकोराइजा क्या होता है, कई बार जो होती है जब हम किसान भाई डीएपी या सुपर फास्फेट सिंगल सुपर फास्फेट खेत में उपयोग करते हैं तो पौधों की जड़ें जो होती हैं उस फास्फोरस तक नहीं पहुंच पाती हैं तो वह पौधे को उपलब्ध नहीं हो पाता। तो माइकोराइजा एक ऐसा कवक होता है जिसके तंतु जो होते हैं पौधों की जड़ों के अंदर भी जाते हैं और जहां पर पोषक तत्व है वहां पर ये फैल कर जो है और उन पोषक तत्वों को घुलनशील करते हैं और पौधे को उपलब्ध कराती है। सहजीवन यापन करते हैं, मतलब इस कवक को अपने जीवन यापन के लिए जो है कार्बनिक पदार्थ चाहिए वो पौधों की जड़ों से ले लेता है और पौधों की जड़ों को जो होता है जल और खनिज जो है उपलब्ध कराने का कार्य भी जो होता है ये माइकोराइजा का कार्य होता है। और माइकोराइजा का उपयोग भी जो है आप प्रति हेक्टेयर जो है आप 5 किलो मात्रा जो है आप प्रति हेक्टेयर उपयोग करते हैं। ये सभी प्रकार की फसलों में आप इसका उपयोग कर सकते हैं जो कि फायदेमंद है। अब जो मैं आपको बता दूं कि ये जैविक जो मैं आपको बायो फर्टिलाइजर है, जैव उर्वरक है, इनका उपयोग कैसे करना है। तो इसकी जो है इन सभी चाहे राइजोबियम है, एजिटोबैक्टर है, जो स्पाइरिलम है, इनकी जो है 200 ग्राम की एक पैकेट आती है जो 10 केजी बीज को उपचारित करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। इसके उपयोग के पूर्व जो होता है आप 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 200 से 250 ग्राम गुड़ लेकर जो है उसको हल्का सा उबालना होता है और जब ठंडा हो जाए तो उसमें जो है आपको 200 ग्राम जो आपके जैव उर्वरक है उनको आप उसमें ठंडा होने पर मिक्स कर दीजिए और अब बीज को फैलाकर 10 किलो उसके ऊपर हल्का सा इस पानी को छिड़काव करके हल्के हाथों से रगड़कर आधे घंटे रखने के बाद आप खेत में बुआई करते हैं तो आपके अनेक फायदे आपको जैसा मैं पूर्व में बताया वो आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से जो होता है आप जैसे सब्जी भाजी वाले हमारे यहाँ कृषक है जो बरसात के दिनों में जो है सब्जी भाजी की खेती करते हैं तो उन किसानों के लिए जो है 1 किलो जो जैव उर्वरक की मात्रा जो होती है आप 10 लीटर पानी में जो है आप घोल लें और घोलने के बाद जो है जो हमारे टमाटर है, भट्टे है, मिर्च है, गोभी है, इनकी जड़ों को जो है उखाड़कर उसमें आधे घंटे रखकर खेत में अगर रोपित करते हैं तो निश्चित रूप से आपको बहुत से फायदे आपको देखने को मिलेंगे। इसके जो थरहा होता है जी जिसको थरा हम लोग बोलते हैं। इसी प्रकार से जो है भूमि में को भी हम उपचारित कर सकते हैं। इसकी भूमि को उपचारित करने के लिए आप जो है 5 किलो जो जैव उर्वरक होते हैं इसको 50 किलो गोबर की मात्रा में आप मिक्स करके और उसके बाद खेत में अगर आप छिड़काव करते हैं तो भूमि भी हमारी इससे जो है उपचारित हो जाती है और इसके फायदे अनेक आपको देखने को मिलेंगे। इसी प्रकार से फास्फोरस को घोलने वाले बैक्टीरिया, पोटास को घोलने वाले बैक्टीरिया, जिंक को घोलने वाले बैक्टीरिया, विभिन्न प्रकार के बैक्टीरिया जो आते हैं अगर आप उसका समन्वित पोषक तत्व प्रबंधन के अंतर्गत उपयोग करते हैं तो किसान भाइयों को जो हमारी मिट्टी में ऑलरेडी पोषक तत्व पड़े हुए हैं पौधे को नहीं उपलब्ध हो पा रहे हैं तो उनको ये बैक्टीरिया घोलकर पौधे को उपलब्ध कराने का कार्य करते हैं जिससे आपकी लागत बढ़ेगी, अन्य आपको अधिक पोषक तत्व खेत में उपयोग नहीं करना पड़ेगा। तो किसान भाइयों निश्चित रूप से इन चीजों का आप ध्यान रखें जैव उर्वरक के उपयोग करते समय। और ये जो जैव उर्वरक का जो पैकेट आप बता रहे थे ये जो है कृषि विज्ञान केंद्र या जो कृषि विभाग है विश्वविद्यालय से, अच्छा, ये जिन किसान भाइयों को ये पोषक जैव उर्वरक चाहिए तो कृषि विज्ञान केंद्र शहडोल में या जो हमारे विश्वविद्यालय है, कृषि विश्वविद्यालय से जबलपुर में है जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय या हमारे ग्वालियर में जो है कृषि विश्वविद्यालय है, राजमाता कृषि विश्वविद्यालय, तो हर राज्य में जो कृषि विश्वविद्यालय है और कृषि विज्ञान केंद्र है वहां पर किसान भाई संपर्क करके जो है कम रेट में जो है इसको आप प्राप्त कर सकते हैं। जी, कुल मिला के अगर देखा जाए तो सार इसका ये निकल रहा है कि जो उर्वरक जो हम रासायनिक रूप से उपयोग करते हैं वो एक प्रकार से मृत उर्वरक है और जीवन जिसमें है जैव उर्वरक
वो जो है हमको ज्यादा लाभ पहुंचा सकता है। कुछ किसान भाई कहीं ना कहीं जो है ये सबको भूल गए थे और जो प्राकृतिक तरीके से जिसमें जो खेती के लिए जो उपयोगी है, जो प्रकृति ने हमें प्रदान किया है, अगर उसकी तकनीक को, उसके कार्य प्रणाली को, उसकी शैली को अगर हम पहचान लेते हैं, सीख लेते हैं, जान लेते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपनी खेती में जो है लाभ प्राप्त कर सकते हैं। किसान भाइयों और बहनों, कुछ जानकारियां आपको आज मिली और कुछ अभी छूट गई हैं। शनिवार 23 मई 2026 को इसी ही विषय में और विस्तार से जानकारी हम सुनेंगे, तो सुनते रहें कार्यक्रम किसानवाणी। ये कार्यक्रम आप आकाशवाणी शहडोल के YouTube चैनल से भी सुन सकते हैं। YouTube पर सर्च करें AKASHVANI यानी आकाशवाणी शहडोल। आज भारत का किसान पहले से अधिक सशक्त, समृद्ध और आत्मनिर्भर है। इसका कारण है माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार द्वारा लगभग 10 वर्षों से किसानों के लिए चलाई जा रही अनगिनत योजनाएं, जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान सम्मान निधि योजना, पीएम किसान समृद्धि योजना, पीएम कृषि सिंचाई योजना इत्यादि। इस वर्ष लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री जी ने कृषि के क्षेत्र में आधुनिकीकरण की दिशा में एक संकल्प लिया कि हमारे एग्रीकल्चर सेक्टर में टेक्नोलॉजी आए, एग्री टेक को बल मिले, इसलिए विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप की बहनों को हम ट्रेनिंग देंगे और हजारों ऐसे विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप को भारत सरकार ड्रोन देगी, ट्रेनिंग देगी और हमारे एग्रीकल्चर के काम में ड्रोन की सेवाएं उपलब्ध हो, इसके लिए हम शुरुआत करेंगे। प्रारंभ हम 15,000 विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप के द्वारा ये ड्रोन की उड़ान का हम आरंभ कर रहे हैं। इसी कड़ी में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ड्रोन दीदी योजना का शुभारंभ कर रहे हैं। भारत सरकार की नई पहल के अंतर्गत ड्रोन दीदी योजना को कार्यान्वित किया गया है। ड्रोन और उसके सहायक एक्सेसरीज की खरीद के लागत का 80% या अधिकतम 8 लाख रुपए तक स्वयं सहायता समूहों को केंद्रीय वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस क्रांतिकारी पहल से अतिरिक्त आय अर्जित करने के लिए हमारे किसान सक्षम होंगे। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार किसानों को ड्रोन के उपयोग के लिए प्रोत्साहित कर रही है। किसान ड्रोन का उपयोग कर पारंपरिक खेती के तरीकों को बदल रहा है। आधुनिक हाई रेजोल्यूशन कैमरा और उन्नत सेंसर से लैस किसान ड्रोन भारतीय कृषि क्षेत्र को नई ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता रखते हैं। कीटनाशकों और उर्वरकों का छिड़काव, हवाई निगरानी, फसल और मृदा स्वास्थ्य की निगरानी, बीजारोपण, क्षतिग्रस्त फसलों का आकलन और फसल बीमा के दावों की जानकारी दे सकता है। किसान ड्रोन की उपलब्धता के लिए केंद्रीय कृषि मंत्रालय द्वारा ड्रोन की खरीद के लिए वित्तीय सहायता दी जा रही है। ड्रोन दीदी योजना को अपनाने से स्वयं सहायता समूह की महिलाओं पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा और इनकी आय में भी वृद्धि होगी। प्रधानमंत्री जी। कल तक जो हमारे किसान संसाधन के अभाव में कठिनाइयों में थे, वो अब नई तकनीक की ताकत से मजबूत हो रहे हैं और यही परिवर्तन हमारा नया भारत है, जिसकी गूंज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। किसान भाइयों और बहनों, किसानवाणी कार्यक्रम आज यहीं तक। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान, जय अनुसंधान। आप सबको नमस्कार और राम राम।